तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, डेरिवेटिव का मीनिंग समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डेरिवेटिव की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम डेरिवेटिव यूज़ ही क्यों करते हैं। तो जनरली देखो, जब हम कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, मार्केट में जो चेंजेस आते हैं, कभी प्राइस बढ़ गया, कभी प्राइस कम हो गया, उसके जो हमारे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उससे ना हमें कई तरह के लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए जो मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते हैं, उसकी वजह से हमें बिजनेस में कई तरह के जो है रिस्क बियर करने पड़ते हैं। अब ये रिस्क कैसा हो सकता है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक बिजनेस है, ए बिजनेस है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर कार को बना के मार्केट में सेल करता है। तो यहाँ पर देखो, ए ने यहाँ पर कार बनाई जिसकी अभी इस फिलहाल में वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए। तो इसने देखा कि ये जो कार मैं बना रहा हूँ उसकी वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए। अगर मैं इसको मार्केट में बना के सेल करूंगा तो ये 5 लाख रुपए में बिक जाएगी, ठीक है। तो ए पर्सन ने यही सोच के जो है इस कार को मैन्युफैक्चर किया, उसके हिसाब से इसने कॉस्ट इन करके। पर जब कार फाइनली बन गई, मार्केट में सेल करने की बारी आई, तो इसका प्राइस जो है वो 4 लाख ही रह गया। इट मीन्स अब इसको जो है 4 लाख रुपए, जो 4 लाख पे जो है यहाँ पे कार बेचनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही यहाँ पर 4 लाख में कार बेची, इस पर्सन को 1 लाख रुपए का यहाँ पर क्या हो गया, लॉस आ गया, ठीक है। तो मार्केट में जो चेंजेस आए जिसकी वजह से इसका प्राइस कम हो गया, इसको 1 लाख रुपए का यहाँ पर लॉस हो गया। तो बिजनेस में ऐसे ही और भी कई तरह के हमारे जो है यहाँ पर रिस्क अवेलेबल होते हैं। तो जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो इसी तरह के रिस्क को जो है खत्म करने के लिए, मैनेज करने के लिए, डिवर्सिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। कैसे यूज किए जाते हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ए पर्सन है, ठीक है, सेम एग्जांपल, ये कार बना के मार्केट में सेल कर रहा है, अभी 5 लाख इसकी वैल्यू, ठीक है। और इसको लग रहा है कि फ्यूचर में जाके शायद इसका प्राइस में फेरबदल हो जाए जिसकी वजह से मुझे लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इसने यहाँ पर क्या किया, एक बी पर्सन से, ठीक है, एक बी पर्सन से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पहले ही कि फ्यूचर में जाके एक पर्टिकुलर डेट पर ये जो कार है मैं आपको 5 लाख रुपए में बेचूंगा। तो बी पर्सन ने भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सेप्ट कर लिया। इसके बदले में ऑब्वियस सी बात है, इसने एक फीस इसको पे की होगी, क्लियर है। तो जैसे ही अब ये कार बन गई, ठीक है, फ्यूचर में जब बेचने की बारी आई तो इस कार की रियली में जो वैल्यू है वो 4 लाख ही रह गई, ठीक है। पर क्योंकि ए पर्सन ने यहाँ पर इसकी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि ये 5 लाख रुपए में बी पर्सन को बेचेगा, तो इसने अपनी कार को बी पर्सन को यहाँ पर बेच दी, जिसकी वजह से ये जो 1 लाख रुपए का लॉस होने का रिस्क था ना, इसने क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया, यानी कि डिवर्सिफाई कर दिया। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने आपस में किया होगा, इसका कोई ना कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट होगा, इस डॉक्यूमेंट को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। ये इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना एक दूसरे के साथ, फ्यूचर में जाके खरीदना बेचना, उसी को हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की और बहुत सारी टाइप्स होती है, जिसमें से एक हमारी ये टाइप होती है जिसमें हम फ्यूचर में कोई चीज खरीदने बेचने का एग्रीमेंट पहले ही कर लेते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस डॉक्यूमेंट को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव एक क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस डॉक्यूमेंट की अपने आप में तो कोई वैल्यू है नहीं, कोई ये ना तो कोई एसेट है, ना कोई सामान है, ना कोई करेंसी है, ये सिर्फ बनाया गया है ताकि हम अपने रिस्क को जो है डिवर्सिफाई कर दें। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी जो वैल्यू है वो ड्राइव होती है किससे, उस एसेट से जिसके लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। अब ये जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है इस कार के लिए किया गया था कि इस कार को मार्केट में बेचना है। तो यहाँ पर एसेट क्या है, हमारी कार है, ठीक है। तो इस डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो इसी एसेट से जो है ड्राइव की जाएगी, जितनी इसकी वैल्यू होगी उसके हिसाब से ही ये डेरिवेटिव का प्राइस होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये खरीदेगा डेरिवेटिव, तो वही प्राइस इसको जो है पे करना पड़ेगा। क्लियर है आपको, क्लियर है। तो ये हमारा मीनिंग था डेरिवेटिव, हम इसको अब डेफिनेशन में भी देखेंगे तो वहां पर और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मीनिंग में डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो पहली चीज क्या है, हमारा एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हम डील करते हैं ऐसे ही हम इसके साथ भी डील करते हैं। वोज वैल्यू इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट, जिसकी वैल्यू हमारी अंडरलाइंग एसेट से आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट जिस एसेट के लिए किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जिस एसेट के लिए किया जाएगा, उसी एसेट से डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो डिसाइड की जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन सेम बोला, द डेरिवेटिव डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट वैल्यू देमसेल्फ, उसकी कोई अपने आप में कोई भी वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट देखो, देयर वैल्यू इज बेस्ड इन एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। अब वो जो डेरिवेटिव है ना, उसका जो प्राइस डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है वो जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी प्राइस में, फ्यूचर में जाके उसका जो प्राइस है वो कितना चेंज होगा उसके हिसाब से उस डेरिवेटिव को की वैल्यू जो है डिसाइड की जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर ए पर्सन था, उसे लग रहा था कि
प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लाख रुपए हो जाएगा। तो इसको लगा कि 1 लाख रुपए का हमारा जो है लॉस होने का चांसेस है। तो इस लॉस को खत्म होने के लिए उसने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब वो जो फीस सामने वाले पर्सन को पे करेगा वो डिपेंड करता है ये जो चेंजेस आए, जो प्राइस, एसेट की प्राइस में जो फ्यूचर में चेंजेस आए ना, उसके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। क्लियर है आपको? तो नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर डेरिवेटिव्स आर ऑफन यूज एज इंस्ट्रूमेंट टू हेज रिस्क। मैंने आपको पहले बताया था कि डेरिवेटिव यूज किया जाता है रिस्क को खत्म करने के लिए। हेज का मतलब कि हमने रिस्क को डिवर्सिफाई कर दिया। क्लियर है? लाइक यहाँ पर अब रिस्क कैसे कैसे हो सकते हैं, फ्लक्चुएशन इन स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी, इंडेक्स प्राइसेस, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ये तो हमारे रिस्क हैं कि प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आ सकता है, करेंसी के एक्सचेंज रेट में चेंज आ सकता है, जिसकी वजह से हमें रिस्क है। उन्हीं को हम डिवर्सिफाई करने के लिए जो है डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो ये हमारा मीनिंग था डेरिवेटिव का। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, फंक्शंस ऑफ डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव के फंक्शंस क्या होते हैं? तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन तो आपको पता है कि रिस्क को डिवर्सिफाई करता है, रिस्क को खत्म करता है। तो यहाँ पर देखो, डेरिवेटिव शिफ्ट द रिस्क फ्रॉम द बायर ऑफ द डेरिवेटिव प्रोडक्ट टू द सेलर एज सच वेरी इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टूल्स। तो ये सबसे अच्छा एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है जिसकी हेल्प से हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि रिस्क जो है बायर से शिफ्ट हो जाता है सेलर से। इससे पहले हमें ये समझना है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में बायर कौन होता है और सेलर कौन होता है। तो यहाँ पर देखो एग्जांपल हमारी सेम रहेगी, ए पर्सन बी पर्सन, इनके बीच में डेरिवेटिव का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो यहाँ पर देखो जो ए पर्सन है उसे यहाँ पर लग रहा है कि फ्यूचर में जाके मुझे जो है 1 लाख रुपए का यहाँ पर लॉस हो जाएगा क्योंकि उसकी कार की जो है वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये पर्सन अपने रिस्क को खत्म करना चाहता है, तो इसी ने यहाँ पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का इनिशिएटिव लिया। तो ये कौन हुआ, हमारा यहाँ पर बायर, जिसने यहाँ पर डेरिवेटिव को खरीदा। जैसे ही इसने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया और डेरिवेटिव को खरीदा, इसके बदले में इसने एक फीस पे कर दी बी को। किसको पे कर दी? यहाँ पर बी को। अब ये जो बी कौन है? ये सेलर है, जिसने यहाँ पर ये रिस्क लिया कि हाँ भाई, अगर आपके जो कार का प्राइस कम ज़्यादा भी हुआ तब भी जो है मैं इसको 5 लाख में खरीदूंगा। तो यहाँ पर देखो रिस्क पहले इसके पास था, लॉस होने का रिस्क किसके पास था? इसके पास था। पर जैसे इसने डेरिवेटिव खरीदा, रिस्क कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? सेलर पे। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर देखो 5 लाख रुपए की कार थी, वैल्यू उसकी 4 लाख रह गई है, पर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले ही किया हुआ था तो यहाँ पर इसने 5 लाख की यहाँ पर बेची, जिससे सेलर को 4 लाख की चीज जो है 5 लाख में मिली, जिसकी वजह से इसको 1 लाख का यहाँ पर लॉस हो गया। तो आप देख सकते हो ये लॉस होना चाहिए था इसको, पर इसने डेरिवेटिव को बाय किया, ये लॉस शिफ्ट हो गया किस पे? सेलर पे। क्लियर है आपको? क्लियर है? यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट देखो क्या है, डेरिवेटिव इंप्रूव द लिक्विडिटी ऑफ द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो जिसके लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उसकी जो लिक्विडिटी है वो भी बहुत अच्छी इंक्रीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे प्रोवाइड बेटर एवेन्यूज फॉर रेजिंग मनी। ठीक है। ये जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट होते हैं, इससे हमें कई रेवेन्यू जो है कमा सकते हैं, हम कई सारा पैसा जो है वो कमा सकते हैं, हमारे पैसे कमाने के रास्ते कई सारे जो है खुल जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, दे कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द मार्केट्स। डेरिवेटिव के यूज से जो हमारा मार्केट्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी जो है वो ग्रोथ भी हो रही है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो क्या है, डेरिवेटिव्स मार्केट। अब ये डेरिवेटिव्स मार्केट क्या होते हैं? तो देखो जनरली मार्केट का मीनिंग क्या होता है? जहां पर हम सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। ऐसे डेरिवेटिव मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर हम डेरिवेटिव की डील करते हैं, हम डेरिवेटिव खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। ये जो हमारी मार्केट्स होती है बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, जिसमें से पहली टाइप्स हमारी यहाँ पर क्या है, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। अब ये ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? देखो, कॉन्ट्रैक्ट दैट आर ट्रेडेड डायरेक्टली बिटवीन द टू एलिजिबल पार्टीज विद और विदाउट द यूज ऑफ इंटरमीडियरी एंड विदाउट गोइंग थ्रू एक्सचेंज। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सचेंज का मीनिंग समझा दूँ। एक्सचेंज एक वो रेगुलेटरी बॉडी होती है जो कि स्पेशली डेरिवेटिव से डील करती है। ठीक है। यहाँ पर अगर हम एक्सचेंज से डेरिवेटिव खरीदना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं और उस एक्सचेंज में जाकर ही हम डेरिवेटिव्स को खरीद सकते हैं। पर ओवर द काउंटर डेरिवेटिव वो डेरिवेटिव होता है जिसमें हमें डेरिवेटिव खरीदने या बेचने के लिए उस एक्सचेंज में जाने की जरूरत नहीं होती है। हम डायरेक्टली उस पार्टी से जो यहाँ पर जो हमारा डेरिवेटिव खरीदना चाहता है उससे जो है डील कर सकते हैं, आपस में बैठ के टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की डिसाइड कर सकते हैं और यहाँ पर हमारी जो है डेरिवेटिव की डीलिंग कर सकते हैं। उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। क्लियर है? सिंपली अगर आप बिना किसी एक्सचेंज में जाए कोई डेरिवेटिव को खरीद या बेच सकते हो तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ओवर द काउंटर
डेरिवेटिव। तो यहाँ पर देखो द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लाइक द साइज मैच्योरिटी आर नॉट स्टैंडर्डाइज, क्योंकि यहाँ पर देखो पार्टीज आपस में ही मिलकर डिसाइड कर रही है, तो इसका जो साइज होगा, कितना यहाँ पर इसकी मैच्योरिटी होगी, वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो पार्टीज पे डिपेंड करता है जो आपस में यहाँ पर डील कर रही है। जब आप एक्सचेंज में जाते हो ना, तो वहाँ पर किसी ना कोई भी डेरिवेटिव हो, उसका प्रॉपर साइज होता है, ठीक है, प्रॉपर उसकी मैच्योरिटी डेट वगैरह होती है। पर जब आप ओवर द काउंटर डेरिवेटिव करते हो, तो वहाँ पर कोई भी स्टैंडर्डाइज साइज या मैच्योरिटी नहीं होती है, वो डिपेंड करता है पार्टीज पे जो आपस में जो है डेरिवेटिव को खरीद या बेच रही है। क्लियर है आपको? क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। ठीक है, अब एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स क्या है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट। अगर आप एक्सचेंज डेरिवेटिव खरीदना चाहते हो तो आपको यहाँ पर प्रॉपर एक्सचेंज में जाना पड़ेगा और वहाँ पर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर डेरिवेटिव्स को खरीदना या फिर बेचना पड़ेगा। और इसमें एक कंपलसरी होता है कि जब आप डेरिवेटिव की एक्सचेंज करो तो एक जो एक्सचेंज का मेंबर है वही आपके बीच में जो है डीलिंग करवाएगा। ओवर द काउंटर में क्या था, पार्टीज इंटरमीडिएरी बीच में रख भी सकती है और नहीं भी रख सकती है, ठीक है, दोनों के बिना भी वो काम चला सकती है। पर एक्सचेंज ट्रेडेड में क्या है कि कम से कम एक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए जो कि उन दोनों के बीच में ट्रेडिंग करवाए, ठीक है। और यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनके साइज मैच्योरिटी सभी जो है स्टैंडर्डाइज होते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पर देखो डेरिवेटिव प्रोडक्ट दैट आर ट्रेडेड ऑन अ एक्सचेंज, द मैच्योरिटी एंड द साइज ऑफ दीज प्रोडक्ट आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय द एक्सचेंज, ठीक है। जो यहाँ पर हमारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं उनका साइज जो होता है, मैच्योरिटी, सब कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। क्लियर है। उसके बाद देखो ट्रेड इन दीज डेरिवेटिव प्रोडक्ट कैन बी डन ओनली थ्रू अ मेंबर ऑफ द एक्सचेंज, एक मेंबर का होना यहाँ पर जरूरी है। क्लियर है आपको? ये हमारे दो तरह के यहाँ पर मार्केट्स होते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव के ट्रेड किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। अभी आप लोग को पता है कि हम रिस्क कई तरह के, ठीक है, हम देख सकते हैं कि बिजनेस में प्राइस का कम होना, जो हमने लोन लिया उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ना, कई तरह के यहाँ पर रिस्क होते हैं। ऐसे ही उन रिस्क को ठीक करने के लिए, खत्म करने के लिए, ठीक है, कम से कम करने के लिए हमारे जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं। तो कौन कौन से हमारे होते हैं यहाँ पर देखो, मेनली जो हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं चार तरह के होते हैं। एक हमारा क्या होता है यहाँ पर फॉरवर्ड, दूसरा हमारा क्या होता है फ्यूचर, तीसरा हमारा क्या होता है स्वैप्स, चौथा क्या होता है हमारा ऑप्शन। तो इनके बारे में एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पहली टाइप हमारी यहाँ पर देखो क्या है, फॉरवर्ड्स। अब ये फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, सिंपली इसका मीनिंग बताऊं। देखो फॉरवर्ड डेरिवेटिव एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एक पार्टी दूसरी के पार्टी के साथ किसी एसेट को या प्रोडक्ट को फ्यूचर में किसी डेट पर एक फिक्स्ड प्राइस पे बेचने या फिर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पर एक पर्सन ए है, यहाँ पर पर्सन बी है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन ए कार बनाता है जिसकी वैल्यू अभी कितनी है, 5 लाख रुपए, ठीक है। तो इसको लगता है कि फ्यूचर में जाके 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद इसकी जो प्राइस है वो शायद 4 लाख रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 4 लाख रुपए। तो यहाँ पर देखो इस पर्सन ने बी के साथ, ये बी पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, कि फ्यूचर में जब 1 साल खत्म हो जाएगा, मान लो उस 1 जनवरी को जो ये पर्सन है, ये एक पर्सन है, उसने कहा कि मैं अपनी कार को जो है आपको 5 लाख रुपए में बेचूंगा, ठीक है, 5 लाख रुपए में बेचूंगा। और इसने भी मान लिया कि हाँ भाई मैं आपसे इससे 5 लाख रुपए में खरीदूंगा। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर एसेट को हम जो है 1 साल के बाद, ठीक है, एक फ्यूचर डेट है हमारी कितनी है, 1 जनवरी, उस दिन जो है बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फॉरवर्ड। क्लियर है आपको? क्लियर है। तो यहाँ पर मीनिंग देखो, फॉरवर्ड्स आर डिफिनेटिव परचेजेस एंड सेल्स ऑफ अ करेंसी और कमोडिटी फॉर अ फ्यूचर डेट। अब ये जिस कमोडिटी को हम फ्यूचर डेट पे बेचने की बात करने वाले हैं वो एक सामान भी हो सकता है या फिर वो एक करेंसी भी हो सकती है। क्लियर है आपको? यहाँ पर देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू एंड शुड बी ट्रांजैक्टेड ऑन अ गिवन डे। क्लियर है। तो इसका भी मीनिंग समझो यहाँ पर कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये जो हमने डिसाइड किया है कि हम इतने प्रोडक्ट में बेचेंगे, तो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे कि ये पर्सन ने कहा ना कि मैं 5 लाख में बेचूंगा, तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है एक फिक्स वैल्यू के लिए किए जाते हैं। और जरूरी होता है कि जिस दिन डेट रखी हो उस दिन इस जो ट्रांजेक्शन है उसको पूरा किया जाए, यानी कि बी पर्सन उस दिन ये 5 लाख रुपए में कार को खरीदे। क्लियर है आपको? क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, फ्यूचर्स। अब ये फ्यूचर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखो सिंपली मैं आपको बताऊं कि फ्यूचर जो होते हैं हमारे एक तरह के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं। मतलब कि सेम बातें होती हैं फॉरवर्ड्स और फ्यूचर में। फ्यूचर में भी हम एक पर्टिकुलर एसेट को एक फ्यूचर डेट पे फिक्स प्राइस पे खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बस बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक्सचेंज पर किए जाते हैं,
यानी कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हमारे ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। यहाँ पे देखो OTC, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दो पार्टीज आपस में मिलकर बिना किसी एक्सचेंज पे जाए इस ट्रांजेक्शन को कंडक्ट कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पर अगर आपको कोई यहाँ पर फ्यूचर खरीदना है, ठीक है, फ्यूचर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज पर जाके ही खरीदा या बेचा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में जो साइज, मैच्योरिटी होते हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं होते, पर फ्यूचर में जो भी प्रोडक्ट का साइज है, ठीक है, मैच्योरिटी है, वो सभी के सभी यहाँ पर स्टैंडर्डाइज होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और डिफरेंस हमारा यहाँ पर होता है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लिक्विड नहीं होते। लिक्विड का मतलब कि हम आसानी से जो इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बेच या खरीद नहीं सकते। पर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं, हम जल्दी से उसे बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर्स। अब ये जो फ्यूचर्स है उसकी हम प्राइसिंग यहाँ पर कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखो, द प्राइस ऑफ एनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैज 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स। किसी भी जो हमारा फ्यूचर का प्राइस हम डिसाइड करते हैं उसमें हम 3 फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं और उसके हिसाब से उसका प्राइस जो फिक्स करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। अब ये स्पॉट प्राइस क्या होता है, जिस समय यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने की, ठीक है, उस समय उसका जो प्राइस होता है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, स्पॉट प्राइस। ठीक है। उसके बाद देखो, द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, स्टोरिंग, इंश्योरिंग, ट्रांसपोर्टिंग द एसेट। उसके बाद स्पॉट प्राइस के बाद जो अगर उस एसेट को फाइनेंस करने की, यानी कि अगर उस एसेट के लिए हमने कोई लोन वगैरह लिया है या फिर उसको स्टोर करने में उसका इंश्योरेंस करवाने में हमने किसी भी तरह का खर्च किया तो उसे भी हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद द इनकम ऑफ एनी अर्न फ्रॉम द एसेट, अगर हमने उस एसेट से किसी भी तरह की इनकम अर्न किया तो उसे भी हम कंसीडर करते हैं। अब इन तीनों चीज़ों से हम कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर देखो, टेकिंग ऑल दिस 3 फैक्टर्स इनटू अकाउंट, फ्यूचर प्राइस विल बी इक्वल टू द स्पॉट प्राइस प्लस फाइनेंसिंग एंड अदर कॉस्ट माइनस इनकम FN। मतलब कि स्पॉट प्राइस में हमें कोई भी जो हमने कॉस्ट इनकर किया उसको प्लस करना है और उसमें से हमें माइनस कर देना अगर हमने कोई भी यहाँ पर इनकम जो है उससे रिसीव किया है, तो वहाँ पर हमारा जो है फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला रहा, स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट माइनस इनकम। क्लियर है आपको? क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा ऑप्शन। अब ये ऑप्शन देखो क्या होता है, तो यहाँ पर देखो, एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स द बायर द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन द बिफोर ऑफ अ स्पेसिफाइड टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ऑप्शन डेरिवेटिव को खरीदता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, ए पर्सन है और बी पर्सन है, इसने जो है इससे एक ऑप्शन डेरिवेटिव खरीद लिया, ठीक है। तो अब ये जो बायर है ना, ए पर्सन, उसके पास एक राइट है, ठीक है, राइट है, सिर्फ एक राइट है कि वो यहाँ पर किसी भी एसेट को एक स्पेसिफाइड प्राइस पे, ठीक है, बी पर्सन को बेच भी सकता है और खरीद भी सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर कि ए पर्सन है, इसके पास ना कार ये बनाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए की, ठीक है। तो इसने कहा कि बी पर्सन को, देखो भाई, 2 साल का हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 2 साल के अंदर अंदर मैं जो है जब चाहे आपको ये 5 लाख की कार जो है बेच सकता हूँ और आपको ये खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, इस पर्सन ने इसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यानी कि इसने ये ऑप्शन डेरिवेटिव ए पर्सन को बेच दिया। क्लियर है। तो इसके पास अब ये राइट है, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, इसके पास राइट है कि 2 साल के अंदर अंदर चाहे इसका प्राइस 6 लाख हो जाए, ठीक है, 6 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए, ठीक है, तब भी इसके पास राइट है कि 5 लाख रुपए का इसको बेचेगा और इसको यहाँ पर खरीदना पड़ेगा। इसी के ऑपोजिट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर क्या करे, यहाँ पर क्या करे, कार ये बना रहा है, ठीक है, इसने इसके साथ डील किया, ए पर्सन ने डील किया कि आपकी कार की वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए, ठीक है, तो और 2 साल का आप मुझे एक राइट दे दो कि 2 साल के अंदर मैं कभी भी ये जो कार है आपसे 5 लाख रुपए में बेच सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा कि इससे एक बायर को एक ऑप्शन मिल जाती है, राइट मिल जाती है कि वो जो है यहाँ पर एसेट को स्पेसिफाइड प्राइस पे जो है खरीद सकता है। क्लियर है आपको? उसके बाद देखो क्या है, नॉट द ऑब्लिगेशन। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक राइट मिलता है। राइट का मतलब है कि हाँ, ये पर्सन जिसने बायर है वो खरीद सकता है, पर उसकी ऑब्लिगेशन नहीं होती। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर तलवार लेके कोई खड़ा है कि तेरे को ऐसा करना ही पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, इसने जो है 2 साल का इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि कार को जो है मैं आपको 5 लाख रुपए में जो है बेचूंगा, ठीक है, इसने मान लिया, ठीक है। उसके बाद देखा कि 2 साल के बाद यहाँ पर इसकी जो प्राइस होगी, मतलब कि 2 साल के अंदर अंदर में, मान लो 1 साल में, ठीक है, 1 साल में इसकी जो प्राइस होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 6 लाख रुपीज होगी, ठीक है। तो इसके पास राइट था कि ये 5 लाख रुपए का इसका बेच सकता है, पर ऑब्लिगेशन नहीं है। इसका मतलब कि अब ये जरूरी नहीं है कि इसको 6 लाख रुपए 5 लाख में बेचे। अब ये क्यों 5 लाख में बेचेगा, अब ये 6 लाख में जो है बेचेगा।
क्लियर है आपको, डिफरेंस समझ में आया। राइट का मतलब है कि वो कर सकता है पर इसके पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो नहीं भी करेगा, क्योंकि ये उसकी एक ऑब्लिगेशन नहीं है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट एक लाइन जो है यहाँ पर बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम का मतलब कि ये जो ऑप्शन दिया जाता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है एक फिक्स्ड पीरियड के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बोला था ना कि 2 साल, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ऐसा थोड़ी है कि पूरी जिंदगी ही इसके पास राइट आ गया, ऐसा नहीं है। एक फिक्स्ड पीरियड के जो भी डिसाइड किया जाएगा उस फिक्स पीरियड के लिए जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। क्लियर है आपको। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब ये जो एसेट्स होती हैं कौन कौन सी हो सकती है, ये कोई कमोडिटी भी हो सकती है जैसे कि वीट, राइस, कॉटन, गोल्ड, या फिर इक्विटी शेयर्स वगैरह भी हमारे हो सकते हैं। क्लियर है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, द प्राइस पेड बाय बायर टू द सेलर टू एक्वायर द राइट टू बाय द और सेल हिज कॉल्ड प्रीमियम। अब देखो ये जो बायर डेरिवेटिव खरीदता है उसके बदले में कुछ पे भी तो करना पड़ेगा ना, सेलर फ्री में तो बेचेगा नहीं, तो उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रीमियम। क्लियर है आपको। क्लियर है। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ ऑप्शन। अब ये जो ऑप्शंस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। जैसे कि पहला हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, कॉल ऑप्शन। अब ये कॉल ऑप्शन क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर कि कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि जो बायर है, ऑप्शन का मीनिंग समझ में आ गया है आपको कि एक राइट होता है बायर के पास कि वो यहाँ पर खरीद या बेच सकता है। पर जो कॉल ऑप्शन है, अगर कोई पर्सन यहाँ पर कॉल ऑप्शन को खरीदता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है खरीदने का राइट आता है। समझ में आया आपको, सिर्फ खरीदने का राइट है। ऑप्शन में जब हमने मीनिंग समझा था ना तो उसमें 2 चीजें थी, खरीदने का भी बेचने का। तो हमने क्या किया, ऑप्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक में सिर्फ और सिर्फ आपको खरीदने की ऑप्शन मिलेगी और एक में सिर्फ और सिर्फ बेचने की। तो जो कॉल ऑप्शन है ना उसमें सिर्फ आपको जो है यहाँ पर खरीदने का ही ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो, एक कॉल ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट टू बाय स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट एट द स्ट्राइक प्राइस ऑन द बिफोर एक्सपायरेशन डेट। मतलब कि फिक्स पीरियड के लिए एक राइट मिलता है सिर्फ खरीदने का। यानी कि ये जो पर्सन है ना वो बी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करता है 5 लाख रुपए 5 लाख की कार खरीदने का, ठीक है। सिर्फ उसके पास राइट है कि वो कार को खरीद सकता है किसी भी समय, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉल ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्या है, पुट ऑप्शन। ऐसे ही जो हमारा कॉल ऑप्शन में खरीदने का राइट है, ऐसे ही राइट सेल करने का भी यहाँ पर राइट होता है। तो यहाँ पर देखो, द पुट ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट टू सेल स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। तो पुट ऑप्शन में जो बायर है जिसने पुट ऑप्शन को खरीदा है उसके पास राइट है, सिर्फ और सिर्फ राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो एक फिक्स प्राइस पे सामने वाले पर्सन को एक फिक्स पीरियड के अंदर अंदर किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी समय जो है सेल कर सकता है। क्लियर है आपको। और चौथी टाइप, ठीक है, डेरिवेटिव की चौथी टाइप हमारी स्वैप के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्वैप बेसिकली देखो क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक चीज़ को दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। जैसे बार्टर सिस्टम में होता है ना कि हमने एक चीज़ दी, बदले में हमने दूसरी चीज़ यहाँ पर ले ली, ऐसे ही हम स्वैप में भी करते हैं। पर स्वैप क्योंकि एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है तो इसमें हम क्या करते हैं, कैश फ्लोज को स्वैप करते हैं। मतलब कि एक कैश फ्लो को, जैसे एक पर्सन के पास कैश फ्लोज आए उसको स्वैप कर दिया दूसरे पर्सन के साथ। क्लियर है। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ भी यहाँ पर समझेंगे कि बेसिकली काम कैसे करता है, क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ठीक है। तो इसने यहाँ पर 1 करोड़ रुपीस जो है बोरो किया, इसने भी 1 करोड़ रुपीस यहाँ पर बोरो किए हैं। और ये जो इसने पैसा बोरो किया है उसके ऊपर वो जो है फिक्स्ड इंटरेस्ट जो है पे करता है, ठीक है। फिक्स इंटरेस्ट यहाँ पर पे करता है। और ये जो पर्सन बी है वो यहाँ पर क्या करता है, वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे करता है। क्या करता है यहाँ पर, वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे करता है, ठीक है। तो फिक्स इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें पूरे लोन के एंटायर पीरियड में, मान लो आपने ये लोन 5 साल के लिए लिया है तो पूरे 5 साल में जो है आप पे एक फिक्स इंटरेस्ट ही चार्ज किया जाएगा। मान लो वो कितना है, 10%, ठीक है। तो इससे ज़्यादा ना आप पे इंटरेस्ट चार्ज किया, ना ही कम चार्ज किया जाएगा। आपको हर साल 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद देखो उसके ऑपोजिट बिल्कुल वेरिएबल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। जो मार्केट में फ्लक्चुएशन आती है, जो मार्केट में कंडीशन आती है उसकी वजह से इसका इंटरेस्ट रेट कभी ज़्यादा हो जाता है और कभी कम हो जाता है। क्लियर है आपको। उसके बाद देखो, इन दोनों ने अब लोन ले लिया और 1 साल जैसे ही खत्म हुआ तो एक पर्सन जो है उसे ये रियलाइज होता है कि वो ना फिक्स इंटरेस्ट लेके फंस गया है। मतलब कि उसने सोचा, उसको लग रहा है कि फ्यूचर में जाके जो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 8% का रह जाएगा। और क्योंकि ये फिक्स इंटरेस्ट 10% पे कर रहा है तो उसको 2% जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा पे करना पड़ा है। तो ये चाहता है कि किसी तरह से ना उसे वेरिएबल इंटरेस्ट रेट मिल जाए। और ये जो बी पर्सन है, ठीक है, ये क्या है, सोच रहा है कि ये फ्यूचर में जाके जो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है वो हाई हो जाएगा। वो सोच रहा है कि अभी तो ये 8% है पर ये सोच रहा है कि फ्यूचर में जाके ये कितना हो जाएगा, 12% होगा। तो इस जिसकी वजह से उसको जो है यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये पर्सन चाहता है कि इसको एक फिक्स इंटरेस्ट मिल जाए, मतलब कि उसको हर साल जो है एक फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़े और इसको जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ने या कम होने का रिस्क ना उठाना पड़े, ठीक है। तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो मैच करें। इसे चाहिए यहाँ पर वेरिएबल इंटरेस्ट रेट और इसे चाहिए यहाँ पर फिक्स इंटरेस्ट रेट। तो ये क्या करते हैं, इनको आपस में स्वैप कर लेते हैं। स्वैप करने का मतलब ये एक आपस में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि
कि ये देखो, ये जो पर्सन है ये कह रहा है कि जो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है ना वो मैं आपका पे कर दूंगा, और ये जो कह रहा है कि ये जो 10% का आप फिक्स इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो ये मैं पे कर दूंगा। ठीक है, तो इसको आगे हम डिटेल में जब इंटरेस्ट रेट स्वैप पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है स्वैप का। तो आप देख सकते हो कि एक इंटरेस्ट रेट के बदले में दूसरे इंटरेस्ट रेट यानी कि फिक्स इंटरेस्ट रेट के बदले में फ्लोटिंग या वेरिएबल इंटरेस्ट रेट को जो है एक्सचेंज किया जाता है। वेरिएबल इंटरेस्ट रेट को हम फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, स्वैप। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर देखो, इस स्वैप इन सिंपल टर्म्स कैन बी एक्सप्लेन एज अ ट्रांजेक्शन टू एक्सचेंज वन थिंग फॉर अनदर। हम एक चीज के लिए दूसरे थिंग को यहाँ पर जो है एक्सचेंज करते हैं इन द फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा द टू पार्टीज टू अ स्वैप ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज कैश फ्लोज। अब क्योंकि ये हमारा यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो इसमें हम कैश फ्लोज को जो है एक्सचेंज करने का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है आपको? क्लियर है? उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ हमारी स्वैप। अब स्वैप्स भी हमारे कई तरीके के होते हैं। तो पहली टाइप हमारी देखो क्या है, इंटरेस्ट रेट स्वैप। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उसको हम स्वैप करते हैं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि एक हमारे जो इंटरेस्ट रेट होते हैं मार्केट में वो दो तरीके के होते हैं, एक फिक्स रेट होता है और एक हमारा यहाँ पर वेरिएबल रेट होता है। वेरिएबल रेट को हम फ्लोटिंग रेट भी यहाँ पर क्या देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो फिक्स इंटरेस्ट है तो वो तो फिक्स है कि 10% ही मान लो आपने फिक्स कर लिया, तो एंटायर लोन पीरियड में आपको 10% पे करना पड़ेगा। जो वेरिएबल इंटरेस्ट है वो चेंज होता रहता है। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि कितना इंटरेस्ट रेट पे करना है, तो यहाँ पर बता दूं कि जो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है ना वो यहाँ पर माइबोर के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट होता है। माइबोर का पूरा नाम क्या है, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो जो इंडिया में जो वेरिएबल रेट होता है वो माइबोर के अकॉर्डिंग ही जो है डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा यहाँ पर माइबोर इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा जो है वेरिएबल इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होगा, और जितना माइबोर कम होगा उतना ही वेरिएबल इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि माइबोर एक्चुअली में है क्या, तो यहाँ पर देखो माइबोर वो रेट होता है जिस पे एक बैंक, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करो तो वहाँ पर हमारा लाइबोर चलता है। ठीक है, तो माइबोर एक ऐसा रेट होता है जिस पर इंडिया में एक बैंक दूसरे बैंक से जो है बोरो करती है। ये हमारा एक बेंचमार्क रेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब कैसे वेरिएबल रेट पे इसका इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पर देखो जब एक पर्सन ए ने मान लो यहाँ पर बैंक से लोन लिया, तो बैंक ने क्या कहा कि हम आपको लोन दे रहे हैं और ये वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है और ये आपको पे करना पड़ेगा माइबोर प्लस 2%, यानी कि जितना माइबोर चल रहा होगा उस पर आपको 2% यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो अगर माइबोर यहाँ पर मान लो कितना 8% का है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट एक कंपनी को पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा यहाँ पर 10%, कितना पे करना पड़ेगा यहाँ पर 10% का। ठीक है, और ऐसे ही अगर ये माइबोर जो है वो कम होकर 7% हो जाता है तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 9% का ही रह जाता है। तो यहाँ पर जो कंपनी वेरिएबल इंटरेस्ट रेट लेती है उसका बेनिफिट उसको ये होता है कि अगर माइबोर कम हो गया तो उसको इंटरेस्ट रेट कम पड़ेगा, पर इसके पास एक रिस्क भी होता है कि अगर माइबोर कहीं इंक्रीज हो गया तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट स्वैप में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो ये फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है उसको हम स्वैप करते हैं किसके साथ, फ्लोटिंग रेट के साथ। क्लियर है आपको? फिक्स इंटरेस्ट रेट को हम फ्लोटिंग रेट के साथ जो है एक्सचेंज कर देते हैं। उसके बाद देखो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ प्रिंसिपल। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि इंटरेस्ट रेट स्वैप में हम सिर्फ और सिर्फ जो इंटरेस्ट पे करते हैं उन्हीं को स्वैप करते हैं, उन्हीं को एक्सचेंज करते हैं। जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसको हम कुछ भी नहीं करते, उसको मतलब चेंज नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर क्या है 1 करोड़ रुपये का लोन लिया है, 1 करोड़ रुपये का लोन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो कंपनी ए है और बी है ये सिर्फ और सिर्फ इसमें जो इंटरेस्ट रेट पे करेंगे उनको ही आपस में स्वैप करेंगे और ये 1 करोड़ को स्वैप नहीं करेंगे। क्लियर है आपको? क्लियर है? अब इस पूरे प्रोसेस को इसमें बेसिकली अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पर देखो एक कंपनी ए है और यहाँ पर एक कंपनी बी है। ठीक है, इसने यहाँ पर जो है 1 करोड़ रुपीज़ का लोन लिया हुआ है और जो कंपनी बी है इसने भी यहाँ पर 1 करोड़ रुपये का यहाँ पर लोन लिया हुआ है। ठीक है, जो कंपनी ए है वो यहाँ पर जो है वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पर माइबोर प्लस 2% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट पे करती है, यानी कि वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे करती है। और ये जो कंपनी बी है वो यहाँ पर जो है 11% का, ठीक है, 11% का फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करती है। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद जो ए पर्सन है उसे ऐसा लगता है कि उसे फिक्स इंटरेस्ट रेट चाहिए और इसे ऐसा लगता है कि इसे जो है वेरिएबल इंटरेस्ट रेट चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिलते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिनके अकॉर्डिंग जो ए पर्सन कहता है वो कहता है कि जो ये 11% आप इंटरेस्ट रेट पे करते हो ना, ये मैं आपको जो है 11% पे कर दूंगा। और ये जो बी पर्सन है ये ए के साथ को कहता है कि जो आप ये माइबोर प्लस
2% पे करते हो ये मैं पे कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, एक तरह का इन्होंने एक्सचेंज कर लिया। अब ये कैसे काम करेगा, तो यहाँ पर देखो जैसे ही 1 ईयर का पीरियड खत्म होता है, ठीक है, 1 ईयर का पीरियड खत्म होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो 11% का यहाँ पर इंटरेस्ट पे करे। तो इसका जो कंपनी ए का जो इंटरेस्ट बना है, क्योंकि इसने डिसाइड किया कि अब हम फिक्स इंटरेस्ट ही पे करेंगे, तो वो कितना बन जाएगा, 1 लाख का 11%, 11 लाख रुपीज़, ठीक है। 1 करोड़ का 11% कितना हो गया हमारा यहाँ पर 11 लाख रुपीज़। और 20% का यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, मान लो यहाँ पर माइबोर जो चल रहा है वो कितना चल रहा है यहाँ पर हमारा 7% का, ठीक है। कितना पर चल रहा है, 10%, 8% का माइबोर चल रहा है और 2% यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इस पर्सन को, ये जो बी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10% का इंटरेस्ट ही पे करे। कितने का पे करे, यहाँ पर 10% का ही इंटरेस्ट रेट पे करे। तो ये कितना पे करेगा यहाँ पर जो है 10 लाख रुपीज़, क्लियर है। तो जो ए कंपनी है वो इसको 11 लाख का पे करेगी, ठीक है, और जो बी पर्सन है वो इसको जो है 10 लाख रुपीज़ का यहाँ पर पे करेगी। तो यहाँ पर देखो जो कंपनी ए है, इन दोनों का जो नेट बैलेंस है, इस देख सकते हो कंपनी ए 1 लाख रुपये जो है यहाँ पर ज़्यादा पे करेगी। तो कंपनी ए क्या करेगी, 1 लाख रुपीज़ जो है बी पर्सन को यहाँ पर पे कर देगी। जैसे इसके पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे तो ये 11% अपने बैंक को यहाँ पर जो है पे कर सकती हो। तो आप इसमें देख सकते हो कि जो पर्सन बी, जो कंपनी बी है, इसको ये पहले 11% का फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करती थी, पर क्योंकि इसने इसके साथ स्वैप कर लिया तो अब इसको जो है एक वेरिएबल इंटरेस्ट रेट मिला, जिसके हिसाब से इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10% का इंटरेस्ट रेट ही पे करना पड़ा। चाहे इसने 11% ही पे किया, ठीक है, चाहे इसने 11% ही पे किया, पर इसमें से जो 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है, जो 1% है वो यहाँ पर कंपनी ए ने पे कर दिया। अब क्यों पे किया, क्योंकि इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसे 11% फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करना था। तो इसने टोटल देखो, आप देख सकते हो कि इसने 11% का फिक्स इंटरेस्ट रेट पे कर दिया और इसने जो है एक 10% का वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे कर दिया। तो यही हमारा क्या होता है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट स्वैप। क्लियर है आपको, क्लियर है। नेक्स्ट टाइप देखो हमारी क्या है, करेंसी स्वैप। अब ये करेंसी स्वैप क्या होता है, तो इस स्वैप में हम क्या करते हैं, जनरली एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं विदाउट रेमिटेंस। मतलब कि एक देश की करेंसी को दूसरे देश में भेजे बगैर ही हम उसको जो है एक्सचेंज कर लेते हैं, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, करेंसी स्वैप। अब ये काम कैसे करता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर देखो एक इंडिया में कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड कंपनी। क्या है, ए लिमिटेड कंपनी। और यूएसए में एक कंपनी है जिसका नाम है हमारा यहाँ पर बी लिमिटेड कंपनी। जो ए लिमिटेड कंपनी है उसकी एक सब्सिडरी है यहाँ पर सी लिमिटेड कंपनी, जो कि यूएसए में है, और इसकी एक सब्सिडरी है हमारी यहाँ पर डी लिमिटेड कंपनी, जो कि इंडिया में है, ठीक है। अब देखो इन दोनों ही सब्सिडरीज को यहाँ पर फंड्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जो हमारे सी लिमिटेड है उसे भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है और जो हमारे डी लिमिटेड है उसे भी यहाँ पर फंड्स की रिक्वायरमेंट है। अब इन दोनों को यहाँ पर, इन दोनों अपनी अपनी सब्सिडरी को यहाँ पर फंड्स जो है भेजने हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो ए लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये क्या करे कि इंडिया से फंड को बोरो करे और सी लिमिटेड को भेज दे, या फिर दूसरा क्या है कि वो जो है यूएसए में ही यहाँ पर फंड्स को बोरो करे और यहाँ पर सी को यहाँ पर दे दो। अब इसमें प्रॉब्लम देखो क्या होती है, अगर वो इंडिया से फंड रेज करता है और यहाँ पर भेजता है तो उसमें करेंसी एक्सचेंज रेट का रिस्क है। मतलब कि जो आप लोग को पता है जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ते कम रहते हैं, जिसकी वजह से ए लिमिटेड कंपनी को लॉस होने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पर अगर वो यूएसए में फंड्स को बोरो करता है तो उस केस में क्या है, उसको जो है यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पर लोन मिलेगा। ऐसी सेम कंडीशन हमारी यूएसए वाले कंपनी की भी है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए ये क्या करते हैं, आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसे हम यहाँ पर करेंसी स्वैप भी कहते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में क्या कॉन्ट्रैक्ट करोगे कि आप क्या करो, आपको जो है यहाँ पर, आप इंडिया के हो, आपको जो लोन मिलेगा, ठीक है, जो आपको लोन मिलेगा वो आपको कम रेट पे मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही है जो यूएसए कंपनी है, इंडिया वाले उसको यूएसए वाले को कहते हैं कि आप जो है यहाँ पर यूएसए में रहते हो तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस ज़्यादा है, आपको यहाँ पर कम रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर इंडिया ए लिमिटेड ने बोला कि आप जो है लोन लेकर, ठीक है, आप अपने बिहाफ पर यहाँ पर लोन लेकर हमारी सब्सिडरी को पैसा दे दो और जो पैसा आपको आपकी सब्सिडरी को चाहिए उसको हम लोन लेके आपकी सब्सिडरी को यहाँ पर पैसा दे देंगे। अब देखो मान लो इन सब्सिडरी को, ठीक है, जो यूएसए की सब्सिडरी उसको 80 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, और यहाँ पर जो सी लिमिटेड कंपनी है उसको $1 मिलियन की ज़रूरत है, ठीक है, $1 मिलियन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो करेंसी स्वैप होना है उसमें एक कंडीशन होती है कि जो हम करेंसी को स्वैप करें उनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो मान के चलते हैं कि जो हमारा $1 है वो इक्वल है 80 रुपीज़ के, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी क्या है यहाँ पर इक्वल है। क्लियर है आपको, ये हमारे दो वैल्यू क्या है, 80 लाख रुपीज़ हमारे इक्वल है कितने के, $1 मिलियन के इक्वल है US डॉलर के। तो ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, अब इंडिया देखो क्या करेगा,
बेस्ट इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि ये इंडिया में है तो इसको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा, तो वो 80 लाख रुपीस बोरो करेगा और डी लिमिटेड को दे देगा। और जो यूएसए है वो यहाँ पर किसी बैंक से 1 मिलियन यूएसडी डॉलर जो है बोरो करेगा और सी लिमिटेड को यहाँ पर दे देगा। तो आप इसमें एक चीज़ देख सकते हो कि इसमें क्या हुआ कि कोई एक्सचेंज यहाँ पर हुआ नहीं, ना इसने एक्सचेंज किया ना इसने एक्सचेंज किया, फिर भी यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर जो करेंसी जो फंड्स थे वो यहाँ पर मिल गया। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, करेंसी स्वैप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि 1 मिलियन को हमने स्वैप कर दिया, किसके साथ, 80 लाख रुपीस को। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, करेंसी स्वैप। और इसमें एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर, अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा तो यहाँ पर देखो ए लिमिटेड जो है वो क्या करेगा, इस पर जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो ए लिमिटेड पे करेगा और इस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो यहाँ पर यूएसए की बी लिमिटेड पे करेगी। तो ये दोनों आपस में इंटरेस्ट रेट को भी यहाँ पर एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि स्वैप कर रहे हैं। तो करेंसी स्वैप में प्रिंसिपल अमाउंट भी एक्सचेंज की जाती है, साथ के साथ जो उस पर इंटरेस्ट बनता है वो भी यहाँ पर जो है एक्सचेंज किया जाता है। क्लियर है आपको? जो मेजर डिफरेंस हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप में था वो क्या था कि उसमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही स्वैप किया जाता था, पर इसमें हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ही यहाँ पर जो है स्वैप किए जाते हैं। यहाँ पर देखो, वेयर द कैश फ्लोज इन वन करेंसी आर एक्सचेंज फॉर कैश फ्लोज इन अनदर करेंसी, इसी को हम यहाँ पर करेंसी स्वैप कहते हैं। नेक्स्ट देखो, द मेजर डिफरेंस बिटवीन एन इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड करेंसी स्वैप इज दैट latter includes not only the exchange of interest rate payments but the exchange of principal amounts both initially and on termination। ठीक है, इन दोनों का ही यहाँ पर एक्सचेंज किया जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, बेसिक स्वैप्स। अब बेसिक स्वैप देखो क्या होता है, अभी हमने इंटरेस्ट रेट स्वैप के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, फिक्स इंटरेस्ट रेट को, ठीक है, फिक्स इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज करते हैं किसके साथ, फ्लोटिंग यानी कि वेरिएबल इंटरेस्ट रेट के साथ हम यहाँ पर चेंज करते थे। पर बेसिस स्वैप में क्या होता है कि हम यहाँ पर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट को ही फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के साथ एक्सचेंज करते हैं। अब ये कैसे होता है, तो यहाँ पर एग्जांपल से समझाऊंगा। देखो, एक कंपनी है, उसने क्या किया, यहाँ पर बाहर से फंड किया है लाइबोर के बेसिस पे, मतलब लाइबोर प्लस यहाँ पर जो बेसिस होंगे उस बेसिस पे यहाँ पर वेरिएबल इंटरेस्ट, फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे उसने लोन बोरो किया है। ठीक है, और उसी की तरफ एक और कंपनी है जिसने यहाँ पर माइबोर, ठीक है, यहाँ पर माइबोर प्लस 2% बेसिस पे यहाँ पे लोन बोरो किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी वेरिएबल इंटरेस्ट है और ये भी वेरिएबल इंटरेस्ट है, बस ये मार्केट का डिफरेंस है, ये इंटरनेशनल लेवल पे और ये हमारे क्या है, डोमेस्टिक लेवल पे है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आपस में इन दोनों इंटरेस्ट रेट को जो है एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बेसिस स्वैप्स। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो ये हमारा बेसिक स्वैप का मीनिंग था, इसमें हमने स्वैप का मीनिंग समझा, उसके टाइप्स ही हमने यहाँ पर देख लिए। 3 टाइप्स के हमारे मेन यहाँ पर स्वैप्स होते हैं। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, रेगुलेटर्स ऑफ डेरिवेटिव्स। अब इंडिया में इनको रेगुलेट कौन करता है, देखो डेरिवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट है तो इनको रेगुलेट करना ज़रूरी होता है ताकि किसी इन्वेस्टर को यहाँ पर लॉस ना हो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 3 हमारे यहाँ पे रेगुलेटर्स होते हैं। पहला देखो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट रेट जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं, फॉरेन करेंसी जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं या फिर क्रेडिट डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको यहाँ पर जो है रेगुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब कि तीनों ऑर्गेनाइजेशन कुछ डेरिवेटिव्स को है यहाँ पर रेगुलेट करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव को, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव को और क्रेडिट डेरिवेटिव को। नेक्स्ट देखो क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो स्टॉक मार्केट को, जो स्टॉक मार्केट पे डेरिवेटिव्स होते हैं उनको यहाँ पर रेगुलेट करता है। नेक्स्ट देखो क्या है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है वो कमोडिटीज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था ना, किसी पर्टिकुलर एसेट को हम फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बाय और सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इन कॉन्ट्रैक्ट को कौन यहाँ पर रेगुलेट करता है, फॉरवर्ड मार्केट कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट भी है, जो हमारा फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है वो यहाँ पर मर्ज हो गया था सेबी में विद इफेक्ट फ्रॉम 28 सितंबर 2015। ठीक है, 2015 में जो हमारा फॉरवर्ड मार्केट कमीशन था वो सेबी का ही यहाँ पर पार्ट हो गया था, उसके साथ मर्ज हो गया था। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, यूजर ऑफ डेरिवेटिव। अब ये जो डेरिवेटिव्स है उनको यूज़ कौन करता है, कौन इसके यूज़र्स होते हैं, तो यहाँ पर देखो मेनली हमारे 3 यूज़र्स होते हैं। पहला देखो क्या है, हेजर। अब ये हेजर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर हेजर, हम हेज का मीनिंग समझ लेते हैं। हेज क्या होता है, तो हेजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने रिस्क को जो है कम करते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो यहाँ पर देखो एक किसान, एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है जो कि यहाँ पर क्रॉप्स का काम करता है। ठीक है, राइस उगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो फार्मर है उसे लग रहा है कि फ्यूचर में जाकर ये जो राइस ये उगा रहा है, क्योंकि ये अभी उगा रहा है, ठीक है, उसको बेचेगा जब ये पक जाएगी, टाइम लगेगा, है ना, तो ये इसे लग रहा है कि फ्यूचर में जाके ये जो राइस का प्राइस है वो क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। मतलब कि आज अगर ये जो है 10 रुपये किलो मैं बेचता हूँ तो फ्यूचर में ये सिर्फ और सिर्फ हमारी 8 रुपये किलो ही रह जाएगी। तो यहाँ पर देखो प्राइस कम होने की वजह से उसे लॉस होने का रिस्क है। तो ये जो फार्मर है, ठीक है, उसने यहाँ पर क्या किया, अपने रिस्क को कम करने के लिए एक पर्सन भी था, उससे पहले ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि फ्यूचर में ये जो मैं राइस उगा रहा हूँ, ठीक है, 6 महीने बाद अगर ये रेडी होती है तो 6 महीने बाद मैं इसको आपको 10 रुपये पर किलो जो है बेचूंगा, ठीक है। तो ये बी पर्सन ने यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि फार्मर ने जो अपना रिस्क था उसको यहाँ पर कम कर दिया। अब इसको रिस्क था यहाँ पर कि 2 रुपये कम मिलेंगे, अब क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर लिया तो चाहे प्राइस कम के 5 रुपये भी रह जाए तो इस पर इसने 10 रुपये के हिसाब से यहाँ पर बी पर्सन को बेचेगा। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हेजिंग, ठीक है। और ये जो फार्मर है इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हेजर। और ये जो फार्मर है उसने ये डेरिवेटिव किया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वो किस पर्पस से किया, ताकि वो अपने रिस्क को यहाँ पर डिवर्सिफाई कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हेजर यूज डेरिवेटिव टू प्रोटेक्ट देयर एसेट्स पोजीशन फ्रॉम इरोजन इन वैल्यू ड्यू टू एडवर्स मार्केट मूवमेंट। तो उनके पास एसेट्स पड़ी हुई हैं, सामान पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो हमारे मार्केट के एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो ना पड़े, उनकी वजह से उनका प्राइस कम ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे डेरिवेटिव्स को हेजर यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा यहाँ पर स्पेकुलेटर। तो जो मैंने पहले आपको एग्जांपल बताए थे, यहाँ पर एक फार्मर था और यहाँ पर एक पर्सन भी था, ठीक है। तो फार्मर ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कि 10 रुपये के हिसाब से बेचेंगे, वो इसलिए किया था, उसका इंटेंशन क्या था कि वो रिस्क को कम कर पाए, ठीक है, ताकि उसको कोई फ्यूचर में लॉस ना हो, ठीक है। तो ये क्या कौन हुआ, हमारा हेजर। इसकी इंटेंशन क्या है, रिस्क को कम करना। इसके ऑपोजिट जो बी पर्सन था उसने कॉन्ट्रैक्ट किस लिए किया, इससे लग रहा था कि ये जो प्राइस है ना, वो फ्यूचर में जाके 12 रुपये आ जाएगा और ये जो प्राइस में चेंजेस आएंगे, जो प्राइस 2 रुपये ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे मैं यहाँ पर 2 रुपये का प्रॉफिट कमा लूंगा, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, वो क्या है, यहाँ पर स्पेकुलेटर है, जो कि इस पर्पस से कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि जो प्राइसेस में चेंज आ जाए उसकी वजह से वो जो है यहाँ पर प्रॉफिट कमा पाए, ठीक है। तो बी पर्सन क्या हो गया, हमारे यहाँ पर स्पेकुलेटर्स हो गया। तो ये जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ पर डेरिवेटिव का यूज करता है। तो यहाँ पर देखो, स्पेकुलेटर्स सेट देयर आइज ऑन मेकिंग क्विक मनी बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वोलेटाइल प्राइस मूवमेंट्स। जो प्राइस में मूवमेंट्स होते हैं उनकी वजह से ये जो है प्रॉफिट यहाँ पर कमा पाए। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, ट्रेडर्स। ट्रेडर्स सिंपली यहाँ पर देखो कि वो पर्सन्स होते हैं जो कि डेरिवेटिव्स का ट्रेड करते हैं, मतलब कि खरीदा फिर उनको किसी दूसरे पर्सन को यहाँ पर बेच दिया और उससे वहाँ पर जो है वो इनकम कमा पाए, जो इसकी डीलिंग करते हैं। क्लियर है आपको, क्लियर है, बस खरीदा और दूसरे पर्सन को यहाँ पर बेच दिया। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव प्रोडक्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि रेगुलेटर्स कौन है, कौन यूज़ करते हैं। अब ये कौन कौन से हमारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है यहाँ पर रिस्क को डिवर्सिफाई करने के लिए। तो पहला हमारा देखो क्या है यहाँ पर, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ठीक है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट देखो क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो लोन लेना चाहते हैं, हम यहाँ पर एक लोन लेना चाहते हैं फ्यूचर में 6 महीनों बाद, ठीक है, और हमें लग रहा है कि उस पर जो इंटरेस्ट रेट है ना, आने वाले 6 महीनों में जब हम बोरो करेंगे तो वो बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आज की डेट में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि हम आपसे 6 महीने के बाद बोरो करेंगे, पर इस इंटरेस्ट रेट पे जो है बोरो करेंगे। उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। जैसे यहाँ पर एक कंपनी है, उसने यहाँ पर बैंक से लोन लेना है, ठीक है, 6 महीनों के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर लोन लेना है, पर इसको लग रहा है कि जो अभी इंटरेस्ट रेट है वो कितना 10% का है, पर 6 महीने में जाके ये 12% हो जाएगा। तो अगर ये 6 महीने के बाद बोरो करते हैं तो वहाँ पर इसको जो है 12% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इनको 2% इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर, और ये अभी बोरो कर नहीं सकते क्योंकि अभी इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर बैंक से एक एग्रीमेंट कर लेंगे कि 6 महीने बाद हम आपसे यहाँ पर लोन लेंगे और हम जो है आपको 10% के इंटरेस्ट रेट पे जो है इंटरेस्ट रेट पे करेंगे, ठीक है। तो बैंक ने यहाँ पर मान लेता है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे कर लेता है, और फ्यूचर में जाके जब 6 महीने आते हैं तो ये एक कंपनी यहाँ पर बैंक से बोरो कर लेती है और उस पर जो है सिर्फ और सिर्फ 10% का ही इंटरेस्ट रेट पे करती है। चाहे फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट 12% हो चाहे 8% हो, उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। तो यहाँ पर देखो, ए फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इज एन ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी दैट डिटरमाइंस द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन एग्रीड अपन डेट इन अ फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर में किसी डेट पर हम एग्री कर लेते हैं कि हम इतना इंटरेस्ट रेट जो है पे करेंगे। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, प्लेन वनीला इंटरेस्ट रेट स्वैप, ठीक है। तो जो हमने इंटरेस्ट रेट स्वैप समझा था, ठीक है, उसी का एक हमारा डेरिवेटिव होता है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम एक सिंपली जो हमारे फिक्स इंटरेस्ट रेट होते हैं उसको हम फ्लोटिंग रेट के साथ यहाँ पर जो है मर्ज कर लेते हैं, ठीक है।
स्वैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ए प्लेन वनीला स्वैप इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप्स वेयर द फिक्स रेट इज एक्सचेंज फॉर अ फ्लोटिंग रेट और वाइस वर्सा। ठीक है, जहाँ पर फिक्स रेट को फ्लोटिंग रेट के साथ हम एक्सचेंज करते हैं और इसका प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट देखो क्या है, इंपॉर्टेंट आरबीआई गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। अब इसके रिगार्डिंग जो आरबीआई है, आप लोगों को पता है कि जो आरबीआई है वो रेगुलेट करता है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स को। तो इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है जो कि आरबीआई देता है बैंक्स को जब भी कोई यहाँ पर डीलिंग होती है। तो पहली देखो क्या है, बैंक में ऑल्सो ऑफर दिस प्रोडक्ट टू कॉर्पोरेट फॉर हेजिंग देयर ओवन बैलेंस शीट एक्सपोजर। ठीक है, तो बैंक्स यहाँ पर कॉर्पोरेट्स को ऑफर कर सकता है ये प्रोडक्ट, डेरिवेटिव प्रोडक्ट, ताकि वो अपने रिस्क को हेज कर पाए, यानी कि डिवर्सिफाई कर सकते हैं। उसके बाद देखो, बैंक शुड इंश्योर एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बिफोर वेंचरिंग इनटू मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर देखो जो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स हैं उनको देने के लिए, ठीक है, इनको देने के लिए बैंक्स के पास जो है एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि अगर इसकी वजह से उनको किसी भी तरह का रिस्क होता है, लॉस होता है, तो उसको वो झेल पाए। ठीक है, उनके ऊपर ज्यादा बुरा इफेक्ट ना पड़े। उसके बाद देखो, द बेंचमार्क रेट शुड बी नेसेसरली इवॉल्व ऑन इट्स ओवन इन द मार्केट। अब ये जो बेंचमार्क रेट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, माइबोर एक हमारा बेंचमार्क रेट है। तो आरबीआई क्या कहता है कि ये अपने आप, मतलब मार्केट में जो कंडीशन चल रही है, जो डिमांड एंड सप्लाई, उसके हिसाब से ये जो है अराइज होना चाहिए और इसे जो इस रेट को पूरी मार्केट को एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, द पार्टीज आर फ्री टू यूज एनी डोमेस्टिक मनी और डेट मार्केट रेट एज बेंचमार्क रेट प्रोवाइडेड इन द मेथोडोलॉजी कंप्यूटिंग द रेट इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोई भी हमारी डोमेस्टिक मनी है या फिर मार्केट रेट है, उसको बेंचमार्क मान के वो जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरी अदर पार्टीज के साथ। क्लियर, जैसे माइबोर वगैरह हो गया, ठीक है, उसको यहाँ पर कंसीडर करके उसके बेस पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद देखो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज ऑफ द नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट्स। अब ये जो प्रिंसिपल अमाउंट होते हैं इंटरेस्ट रेट में, उसको हम नोशनल अमाउंट क्यों कहते हैं? ठीक है, हम उसको नोशनल अमाउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उसका हम स्वैप नहीं करते। ठीक है, बस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट पे करते हैं उसी का स्वैप किया जाता है। तो उसका कोई मैक्सिमम या मिनिमम साइज डिपेंड नहीं करता, वो सामने वाले पर्सन जो पार्टीज हैं वो कितना डिसाइड करते हैं उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट देखो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द टेन्योर एज वेल। ठीक है, जो टेन्योर होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो कितने टाइम पीरियड के लिए किया जाएगा, उसके ऊपर भी किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। उसके बाद देखो, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैपिटल फॉर एफआरए एंड आईआरएस। तो यहाँ पर देखो, जो बैंक्स हैं जो वो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट करती हैं या फिर इंटरेस्ट रेट स्वैप्स करती हैं, तो उसके लिए उनको प्रॉपर यहाँ पर कैपिटल को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। थर्ड टाइप हमारी देखो क्या है, क्रेडिट डेरिवेटिव्स। अब ये क्रेडिट डेरिवेटिव्स देखो क्या होता है, इसमें पहले मैं आपको यहाँ पर एक क्रेडिट रिस्क का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है यहाँ पर। कि जो हमारा यहाँ पर क्रेडिट डेरिवेटिव्स है वो इस क्रेडिट रिस्क को ही खत्म करने के लिए, यानी कि डिवर्सिफाई करने के लिए, कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्रेडिट रिस्क देखो क्या होता है, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को लोन देती है, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक ए पर्सन है, उसने बी पर्सन को जो है 50 लाख रुपए का यहाँ पर जो है लोन दिया। तो ए पर्सन का एक रिस्क है, ठीक है, ए पर्सन है यहाँ पर एक रिस्क है कि ये फ्यूचर में जाके क्या इसकी पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो टाइमली कर पाएगा, या फिर ये जो 50 लाख रुपए ए ने बी को दिया है इसकी जो रीपेमेंट है, क्योंकि ये लोन उसको रीपे भी तो करना, क्या उसको कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि ये जो पार्टी है बैंकरप्ट हो जाए और ये पर्सन के जो 50 लाख रुपए हैं और जो इस पे इंटरेस्ट मिलता हो वो सारा का सारा डूब जाए। ठीक है, तो ये जो रिस्क बियर कर रहा है ना, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रेडिट रिस्क। ठीक है, तो क्रेडिट डेरिवेटिव यूज किए जाते हैं क्रेडिट रिस्क को खत्म करने के लिए, डिवर्सिफाई करने के लिए। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, जो कंपनी यहाँ पे लोन देती है, जैसे ए पर्सन है बी पर्सन को लोन दिया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए कंपनी क्या करेगी, किसी सी कंपनी के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि फ्यूचर में जाके अगर ये बी पर्सन जो है किसी भी तरह का डिफॉल्ट करता है तो सी पर्सन जो है ए को सारी के सारी यहाँ पर पेमेंट करेगा। ठीक है, तो और बी पर्सन भी इसको मान लेता है और कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, इसके बदले में जो ए पर्सन है वो इसको एक पेमेंट पे करेगा। ठीक है, अब फ्री में कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी करेगा, तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर क्रेडिट डेरिवेटिव। ठीक है, तो बेसिकली देखो आप देख सकते हो, इसने इसको लोन दिया, ठीक है, अब इसको एक रिस्क है, तो रिस्क को डिवर्सिफाई करने के लिए उसने सी पर्सन से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि बाई चांस अगर ये डिफॉल्ट करता है तो इसकी जो सारी की सारी जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर हमें पे करोगे। क्लियर है, तो ए पर्सन का तो यहाँ पर पूरा का पूरा रिस्क खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, क्रेडिट डेरिवेटिव्स को बाई करके। क्लियर है आपको, क्लियर है। अब देखो ये जो सी पर्सन है, सी पर्सन ने एक रिस्क लिया है, अगर फ्यूचर में जाके जो बी पर्सन है वो डिफॉल्ट नहीं करता है तो जो इसको पेमेंट रिसीव हुई है वो इसकी इनकम हो जाएगी। और अगर बाई चांस बी पर्सन यहाँ पे डिफॉल्ट कर रहे हैं तो सी पर्सन को यहाँ पर पेमेंट सारी की सारी करनी पड़ेगी। एक रिस्क भी है और एक यहाँ पर
रिटर्न भी है। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे देखो, द क्रेडिट डेरिवेटिव अलाउज टू क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है? जो लोन दे रहा है, ट्रांसफर टू अ थर्ड पार्टी द पोटेंशियल रिस्क ऑफ द डेटर, डेटर कौन है? जो कि लोन ले रहा है, ठीक है। अगर डेटर डिफॉल्ट करेगा तो ये जो रिस्क है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं किसी किसी थर्ड पार्टी को, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? क्रेडिट डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही कॉन्ट्रैक्ट अलाउ फॉर द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट रिस्क रिलेटेड टू एन अंडरलाइंग एंटिटी फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग द एक्चुअल अंडरलाइंग एंटिटी। अब इस लाइन का मतलब समझो, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये जो रिस्क, यहाँ पर जो है रिस्क है वो ए पर्सन के साथ ही अटैच है, ठीक है। यहाँ पर जो ए पर्सन है बी पर्सन को लोन दिया था, ठीक है। तो रिस्क किसके साथ अटैच है? ए पर्सन के साथ, और सारे डॉक्यूमेंट्स यही बताएंगे कि ए पर्सन ने बी को लोन दिया है, पर इसने अपना जो रिस्क है उसको डिवर्सिफाई कर लिया विदाउट ट्रांसफरिंग। विदाउट ट्रांसफरिंग का मतलब कि सी पर्सन को किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं ट्रांसफर किए, ठीक है। लोन सारा कुछ वैसे का वैसा ही है कि ए पर्सन ने बी पर्सन ने ए से लोन लिया है, ठीक है। बस ये सब चेंज किए बगैर ही इसने अपना रिस्क को जो है यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेरिवेटिव्स थे। तो यहाँ तक हमारा जो डेरिवेटिव का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने क्या क्या चीज़ें की है, डेरिवेटिव का मीनिंग समझा, डेरिवेटिव्स की टाइप समझी, डेरिवेटिव की मार्केट समझी, उसके बाद हमने यहाँ पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट को भी समझे। तो किसी भी तरह का डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो सेशन को हम यहाँ पर ओवर करते हैं।